फ्रेंड्स, हमारा सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर था, जितने एस्पेक्ट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक हमने 2 बल्कि 3 लेक्चर लिए हैं। पहले लेक्चर हमने बताया था आपको कि इसे कोड क्यों कहते हैं, क्रिमिनल लॉ को जो प्रोसीजरल लॉ है उसे कोड क्यों कहते हैं, एक्ट क्यों नहीं कहते। एक लेक्चर हमारा इस पर था। दूसरा लेक्चर था एफआईआर पर। एफआईआर के सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरा लेक्चर था हमारा इन्वेस्टिगेशन पर, जो हमने कल कंक्लूड किया है। इन सारे लेक्चर्स के बाद हमें खुशी है कि हमारे स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरी हमारे पास आई है, जो हमने लेक्चर डिलीवर किए हैं उससे रिलेटेड है। और कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आए हैं जिनको रिप्लाई मैं करना चाहता हूँ। पहला तो ये क्वेश्चन है कि अरेस्ट, डिटेंशन और कस्टडी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, कस्टडी 2 तरीके की होती है। एक कस्टडी सिविल लॉ की होती है, जैसे गार्जियन की कस्टडी होती है अपने वार्ड पर। आप देखते हैं आईपीसी में जो किडनैपिंग होती है 361 में गार्जियन से की कस्टडी से होती है, गार्जियन की या पेरेंट की कस्टडी से होती है। ये कस्टडी होती है जो नेचुरल कस्टडी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की, तो कस्टडी का एक डिफरेंट कंटेक्स्ट होता है। जब भी कस्टडी आएगी तो वहाँ अक्यूज जरूर आएगा। सीआरपीसी में केवल कस्टडी अक्यूज की हो सकती है। हमने देखा था कि एफआईआर लॉन्च हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उसे अक्यूज्ड को अपनी कस्टडी में रखने की पावर केवल 24 आवर्स की होती है। इसके बाद जो कस्टडी चाहिए उसे, उसके लिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने जाना होता है, उसका ऑर्डर लेना होता है। तो अरेस्ट को डिफाइन किया गया सेक्शन 46 में। अभी हम यहाँ आगे नहीं जाएंगे क्योंकि एक चैप्टर अलग है, उसको डिस्कस करेंगे। मगर ये समझिए कि अरेस्ट इज ए प्रोसेस, इट इज़ ए प्रोसेस। एक ऐसा फिनोमेना होता है जिससे किसी अक्यूज्ड को डिटेन किया जाता है। तो जब भी हम क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे, अक्यूज को पहले अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद वो डिटेंशन में आएगा, जो सेकंड स्टेज होती है, और फिर कस्टडी में आएगा। जब तक अक्यूज डिटेन्ड ना हो तब तक उसे कस्टडी में नहीं रख सकते, और जब तक अक्यूज डिटेन्ड ना हो, जब तक अक्यूज अरेस्ट ना हो, तब तक उसे डिटेंशन में नहीं रख सकते। तो अरेस्ट पहले आएगा, इसके बाद डिटेंशन होगा, फिर इसके बाद कस्टडी होगी। तो जब हम कस्टडी वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका एक नेचुरल मीनिंग होगी कि अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा चुका है और अरेस्ट करने के बाद वो ऑलरेडी डिटेंशन में है, या उसे डिटेंशन में रखा जाएगा। जब डिटेंशन में रखा जाएगा तो कस्टडी में ही रखा जाएगा। डिटेंशन एक न्यूट्रल वर्ड है जो अरेस्ट और कस्टडी के बीच में आता है। तो जब हम यूज़ करते हैं वर्ड्स को, कस्टडी इन डिटेंशन कहते हैं इसको लेकर के। ये अंदर तीनों में है। अरेस्ट इज ए प्रोसेस टू ब्रिंग एन अक्यूज इनटू डिटेंशन एंड टू मेंटेन द डिटेंशन, टू रिटेन द डिटेंशन। कस्टडी इज रिटेन्ड एंड मेंटेन्ड। कोई व्यक्ति कहाँ रहेगा? केवल कस्टडी में ही रहेगा। तो कस्टडी तो सीआरपीसी में आती है। दूसरी कस्टडी आती है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है। जैसे मान लीजिए अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट है। इसमें अक्यूज़ को अरेस्ट करते हैं, फिर डिटेन करते हैं, फिर कस्टडी में रखते हैं। जहाँ भी कस्टडी का मतलब ये नहीं जेल, कस्टडी का मतलब ये नहीं होता किसी व्यक्ति के पास पोजीशन में। कस्टडी का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति को जिस पोजीशन में रखा गया है उस पेरिफेरी के बाहर
उस प्रेमिसेस के बाहर वो नहीं जा सकता। तो ये मेंटल फिनोमेना है कस्टडी का। तो ये डिफरेंस हुआ अरेस्ट, डिटेंशन एंड कस्टडी का। दूसरा क्वेश्चन आया है कि पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिखती। अच्छा सवाल है। इसका उत्तर ये है कि आ बैल मुझे मार। कोई पुलिस ऑफिसर अपना काम क्यों बढ़ाना चाहेगा, अपना रिकॉर्ड क्यों खराब करना चाहेगा। अगर एफआईआर आएगी तो मैंने बताया था उसे लिखना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी बनती है। और जब लिखेगा तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो रीज़न बताना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देना पड़ेगा कि हम इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करना चाहते। तो एफआईआर करने पर उसके ऊपर लायबिलिटी होती है आगे प्रोसीड करने की। इन्वेस्टिगेशन करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इन्फॉर्म करने की लायबिलिटी उसकी हो जाती है। तो एक तरफ जहाँ उसकी लायबिलिटी होती है इन्फॉर्म करे मजिस्ट्रेट को, दूसरी ओर उसकी जो ड्यूटी होती है इन्फॉर्मेंट को भी बताना होता है अगर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो हर स्टेज की रिपोर्ट उसे इन्फॉर्मेंट को भी देनी पड़ती है। क्योंकि इन्फॉर्मेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्टी होती है, उसका वो अग्रीव्ड होता है, वो जानना चाहता है कि हमने जो एफआईआर कराई है उसका फेट क्या होगा। और यही नहीं, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, एफआईआर आपने मैंने आप बताया था, एफआईआर की एक कॉपी उसे देनी पड़ती है और पुलिस रिपोर्ट की कॉपी भी उसे देनी पड़ती है। अगर नहीं दे सकता उसका रीज़न बताएगा, और अल्टीमेटली जब वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा पुलिस रिपोर्ट तो मजिस्ट्रेट को तो उसे कॉपी देनी ही पड़ेगी। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए, अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं लिखते, और जब नहीं लिखती तो इन्वेस्टिगेशन की अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं बनती। कौन पूछेगा तो उसने लिखा ही नहीं है। जब कभी कोई बात आगे बढ़ती है तभी उसकी जिम्मेदारी बनती है, अदरवाइज़ वो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता कि हम हर सूचना हर स्टेज पर मजिस्ट्रेट को या इन्फॉर्मेंट को दें। इसीलिए वो एफआईआर लिखना नहीं चाहते। इससे उसका रिकॉर्ड ख़राब होता थाने का और उसकी एंट्री ख़राब होती है। अपने कैरियर को देकर वो पुलिस वाले अवॉइड करते हैं एफआईआर न लिखना, हालांकि एफआईआर लिखना उनकी ड्यूटी होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि सेक्शन 162 में, जैसा मैंने बताया था आपको, कि विटनेस का सिग्नेचर नहीं लिया जाता। अगर वो सिग्नेचर करना भी चाहे स्टेटमेंट पर तब भी पुलिस की ड्यूटी है वो सिग्नेचर न ले। ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे रीज़न है ट्रेडिशनली पुलिस का स्टेटस। आज ये बड़े हैरत की बात है कि जिस पुलिस पर पूरा सिस्टम चल रहा है, जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, उस पुलिस को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बहुत मिनिमम पावर है, उस पर फेथ नहीं किया जाता। आप एविडेंस एक्ट में सेक्शन 25 को ही देखिए। 25 में पुलिस के सामने स्टेटमेंट कोई वैल्यू नहीं रखता। ये पुलिस है जिस पर पूरा कंट्री का बर्डन रखा हुआ है, मगर ये सिस्टम पुराना है। पुलिस की जो रेपुटेशन है, जो बैड रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन के चलते पुलिस के सामने क्योंकि कोई स्टेटमेंट डूबियस माना जाता है, अजूम कर लिया जाता है कि पुलिस के सामने जो कुछ कहा गया होगा, पुलिस ने डराया होगा, धमकाया होगा, थ्रेट किया होगा, प्रॉमिस किया होगा। इसीलिए सेक्शन 24 एविडेंस के बाद सेक्शन 25 में आप देखेंगे पुलिस के सामने दिया गया जो भी स्टेटमेंट होता है उसको टोटली स्टॉप पे लगा दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और इसी रीज़न से, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, विटनेसेस का एग्जामिनेशन पुलिस करती है, इसलिए अगर कोई विटनेस सिग्नेचर करेगा तो कोर्ट के सामने बाउंड हो जाएगा उसे सही मानने के लिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सिग्नेचर न करने का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि कोर्ट के सामने वो मुकर सकता है, रिट्रीट बैक हो सकता है। वो कह सकता है कि पुलिस ने हमको डरा दिया, धमका दिया, मार पीट दिया। और इसके लिए हालांकि अमेंडमेंट किया गया 2005
और 2001 में वीडियोग्राफी कराने की, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। 161 में वीडियोग्राफी कराना मैंडेटरी नहीं है, करा सकता है और कराना चाहिए। अगर वीडियोग्राफी होती है तो सिग्नेचर हो या न हो, इस कमी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट के सामने जो अक्यूज्ड अपने स्टेटमेंट से बैक होता है, ये टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। तो ये एक लैकुना है जिसे सॉल्व करने की जरूरत है हमारे ट्रायल सिस्टम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मजिस्ट्रेट और जज में क्या डिफरेंस है। आप जानते हैं कि इस क्रिमिनल सिस्टम में 4 तरह के ऑफिसर्स होते हैं। एक तो पुलिस होती है, दूसरा पब्लिक ऑफिसर होता है, प्रोसिक्यूटर होता है, तीसरा मजिस्ट्रेट होता है और चौथा सेशन जज होता है, सेशन कोर्ट जिसे कहते हैं। तो 4 तरह के ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें सेशन कोर्ट, सेशन जज केवल सेशन ट्रायल करता है, लेकिन बाकी ट्रायल मतलब वारंट ट्रायल, समन ट्रायल या समरी ट्रायल मजिस्ट्रेट के हाथों होता है। तो आपने देखा मजिस्ट्रेट वर्ड हर जगह इन्वॉल्व है, सारा ट्रायल मजिस्ट्रेट करता है, और जब ये ट्रायल करता है तो वो एज ए जज करता है। तो मजिस्ट्रेट की 2 कैपेसिटी हुई, उसी मजिस्ट्रेट की 2 कैपेसिटी हो गई, 2 स्टेटस हो गया। एक स्टेटस चार्ज फ्रेम करने के पहले का हो गया। तो चार्ज फ्रेम होने के पहले क्या स्टेटस होता है? एक स्टेटमेंट 3 बातें हो सकती हैं। जो मजिस्ट्रेट है, चार्ज फ्रेम होने के पहले उसे 3 पावर होती है। पहला पावर होता है इंक्वायरी करने का, इंक्वायरी करता है, क्योंकि इंक्वायरी आप देखिए हमने डिस्कस किया था सेक्शन 159 में, इंक्वायरी एज मजिस्ट्रेट। दूसरा सेक्शन 164 में कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर मजिस्ट्रेट। और तीसरा होता है जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, उसे संज्ञान लेने की पावर मजिस्ट्रेट को होती है। तो जब संज्ञान लेता है तो संज्ञान लेने में डिसाइड होगा कि उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट आगे फर्दर प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा। सेक्शन 204 का प्रोसेस समन जारी करेगा, दोनों पार्टीज को नहीं करेगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी चार्ज फ्रेम होने की स्टेटस नहीं आई है। तो संज्ञान लेने की पावर, कन्विक्शन रिकॉर्ड करने की पावर और इंक्वायरी करने की पावर, ये 3 पावर जब यूज़ करता मजिस्ट्रेट तो जनरली कहा जाता है कि वो मजिस्ट्रेट है। वही मजिस्ट्रेट या उसी पैरेलल स्टेटस का मजिस्ट्रेट जो ट्रायल कर रहा होता है, जो चार्ज फ्रेम होने के बाद जिसका रोल शुरू होता है। क्या रोल होता है? ट्रायल का। ट्रायल क्या होता है? कन्विक्शन और एक्विटल। जब मजिस्ट्रेट को पावर मिल जाती है कन्विक्शन और एक्विटल की हियरिंग करने के बाद, तब उसे कहते हैं जज। वही मजिस्ट्रेट जज बन जाता है, लेकिन वही मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम होने के पहले पहले का जितनी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जितनी स्टेजेस होती हैं, सभी में उसे कहा जाता है मजिस्ट्रेट। चाहे वो कन्विक्शन रिकॉर्ड करे, चाहे वो संज्ञान ले, चाहे वो इंक्वायरी करे। 3 तरह की भूमिका मजिस्ट्रेट की होती है एज ए मजिस्ट्रेट, इसलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं उसको। एक क्वेश्चन और पूछा, किसी बच्चे ने पूछा था, स्टूडेंट हमारे, कि क्या 164 का जो स्टेटमेंट है मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, क्या वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है? या अगर पुलिस ऑफिसर को पावर दे दिया जाए मजिस्ट्रेट का, मान लिया हाई कोर्ट कह देती है तो मजिस्ट्रेट ऑफ फॉर द पर्पस, तो क्या वो रिकॉर्ड कर सकता है? इसका उत्तर है नहीं। कन्विक्शन रिकॉर्ड करने की पावर केवल उसी मजिस्ट्रेट के पास होती है जो सीआरपीसी में एज ए मजिस्ट्रेट डिफाइंड है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो मेट्रोपॉलिटन एरिया में, और चाहे वो जनरल मजिस्ट्रेट हो। तो कभी डेजिग्नेटेड मजिस्ट्रेट, कभी डेलीगेटेड मजिस्ट्रेट पर्सन जो मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी रखता है लेकिन मजिस्ट्रेट है नहीं, उसे 164 में कन्विक्शन रिकॉर्ड करने की पावर नहीं होती। तो केवल वही रिकॉर्ड कर सकता कन्विक्शन जो वास्तव में मजिस्ट्रेट है, जिसको सीआरपीसी में एज ए मजिस्ट्रेट पावर दी गई है।
एक क्वेश्चन में पूछा था कि ज़ीरो FIR क्या होती है। हमने आपको बताया था कि जब FIR लिखी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, तो थाना नहीं देखा जाता। भारत के किसी कोने में कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन कैन लॉज FIR। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ए वर्ड है, दी वर्ड नहीं है। जब हम आपको डिस्कस कर रहे थे FIR तो हमने बताया था, तो अगर FIR उस पुलिस स्टेशन पर लिखाई गई है जहां ऑफेंस हुआ है तो FIR हुई, ऑर्डनरी FIR हुई। लेकिन अगर FIR कहीं और लॉन्च कराई गई है जो उस थाने के जुरिडिक्शन से या कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है, उसे कहते हैं ज़ीरो FIR। तो ज़ीरो FIR अंतर करने के लिए ये निक नेम है, ये वर्ड कहीं CRPC में नहीं आया है और इसलिए इसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं, मगर ये कहा जाता है कि ज़ीरो FIR के लिए। इसका मतलब FIR वहाँ हुई है जहाँ पुलिस स्टेशन नहीं है। और इसीलिए देखिए इस बात को ये कोरिलेट करता है, FIR कहीं भी लिखी जा सकती है। कोई भी थाने का पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता कि मेरे थाने में नहीं आता। ये झगड़ा फजूल है, ये डिस्प्यूट इलीगल है और पुलिस को FIR लिखना ही चाहिए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन केवल उसी जुरिडिक्शन में हो सकता है जहाँ मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। तो प्रैक्टिस में क्या होता है कि जब FIR लॉन्च की जाती है, FIR लाल का एक चालान, एक रिक्विजिशन जहाँ FIR लॉन्च की जाती है वो भेजता है उस थाने को, जिस थाने को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है, मतलब जहाँ ऑफेंस होता है। और इन्वेस्टिगेशन करने की पावर उसी पुलिस स्टेशन को होती है, उसी ऑफिसर इंचार्ज को होती है जहाँ ऑफेंस कमिट होता है। तो ज़ीरो FIR होगा। एक क्वेश्चन और था, पूछा गया है, किसी बच्चे ने पूछा है हमारी ईमेल पर कि FIR में क्या लिखा होना चाहिए। मैंने पहले बताया था कि इस कंटेक्स्ट में सेक्शन 154 में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसी समय बताया था मैंने आपको कि FIR पे डेट होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए और FIR क्लियर होना चाहिए। अक्यूज का नाम हो चाहे ना, अक्यूज का डिटेल चाहे ना हो। FIR कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं होती, FIR केवल इंफॉर्मेशन होती है। उतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होती है जितना कि पुलिस को क्लू देने के लिए सफिशिएंट है। जैसे किसी ने कहा वो आदमी 5 फीट 6 इंच लंबा था, जो लाल रंग की शर्ट पहने था, ये बहुत है। अगर आप उसका नाम नहीं भी जानते, डिटेल नहीं भी जानते, तब इतना पर्याप्त है कि आप कहें 5 बजे एक लाल शर्ट पहने आदमी 6 फीट का आदमी ने ये मर्डर किया, तो दैट इज सफिशिएंट FIR। जितना ज़्यादा सटीक टाइम होगा, जितना ज़्यादा एक्यूरेट प्लेस होगा, उतना ही अच्छा FIR होगा, क्योंकि उतनी ही आसानी से पुलिस ऑफेंडर तक पहुंचेगी और उतना ही आसान होगा एविडेंस को कलेक्ट करना। इसलिए FIR के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं, उसमें क्या लिखा होना चाहिए। कागज़ का टुकड़ा होता है, उसका कोई फॉर्मेट तो होता नहीं, उसे जब आप ओरली देते हैं, पुलिस ऑफिसर उसे रिकॉर्ड करता है, अपने हाउस रिकॉर्ड करता है, उसकी आपको कॉपी देता है, कुछ आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो, तो हो सकता है जो क्वेरी करे उसमें कुछ सूचना मिल जाए उसको। तो जो भी जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, उतना डिटेल जितना कि पुलिस ऑफिसर को उस अक्यूज को अपने क्लचेस में लाने के लिए कन्वीनियंट हो, उतना ज़रूरी होता है। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी गई FIR में क्या लिखा होना चाहिए। हाँ, FIR एंटीडेटेड ना हो, पोस्ट डेटेड ना हो, ऐसा ना हो कि कई दिन बाद लिखी गई, 10 दिन बाद लिखी जाए, या पहले की डेट डाल दिया जाए। इससे ये शो होता है FIR में छेड़छाड़ की गई है और FIR करने वाले ने किसी व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की है। अगर FIR कटा पिटा है तो भी डाउट क्रिएट करेगा। FIR जितना क्लियर होगा, जितना टाइम बाउंड होगा, जितना सही डेट होगी, उतना ही अच्छा
FIR माना जाएगा और उसकी उतनी ज़्यादा एविडेंसेस की वैल्यू होगी। एक क्वेश्चन और पूछा था कि केस डायरी का एविडेंसी वैल्यू क्या है, क्या केस डायरी अक्यूज को दिखाई जानी चाहिए? तो मैंने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन समय केस डायरी एसेंशियल है, लेकिन अकेले केस डायरी की कोई वैल्यू नहीं है। केस डायरी तो पुलिस की एंट्री है, जब उसे पुलिस रिपोर्ट के साथ सबमिट की जाएगी तो उसकी वैल्यू तभी होगी, बहुत लिमिटेड होगी। 145, 27, 157 या 32 में उसकी वैल्यू हो सकती है, और 172 की डायरी को देखने का कोई राइट न तो अक्यूज को है न तो विटनेस को है। लेकिन याद रखिए, अगर उस डायरी के बारे में कोर्ट पुलिस ऑफिसर से पूछती है, पुलिस ऑफिसर कहता मैं भूल रहा हूँ, मैं डायरी देखना चाहता हूँ, अगर पुलिस ऑफिसर ने डायरी देखने की डिमांड की तो अक्यूज या विटनेस उस डायरी को देखने की डिमांड कर सकता है और कोर्ट को उसे दिखाना होगा, खास तौर से बताना होगा उसके बारे में। और अगर वो डायरी अक्यूज अगेंस्ट में यूज़ की जानी है, मान ली सेक्शन 145 का है, तो अक्यूज को डायरी दिखानी भी पड़ेगी। थैंक यू।